दोनों चीजें अलग है। एक इकोनॉमी है, एक इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश में अगर कहा जाए तो। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र और इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। देखिए क्या होता है, हम एक समाज में रहते हैं और समाज में जो व्यक्ति होता है उसे भोजन, कपड़े, आवास, सड़क, टेलीफोन सेवा, चिकित्सा सेवा, शिक्षा, ये ऐसी जो भौतिक चीजें होती हैं, भौतिक सुविधाएं होती हैं, और इन भौतिक सुविधाओं की पूर्ति के लिए जो एक प्रणाली विकसित की जाती है उस संस्थागत प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। फिर से हम इसे समझने की कोशिश करें कि एक ऐसी प्रणाली विकसित की जाती है जो मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो वो जो व्यवस्था होती है, वो जो संस्थागत व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और जो इस विषय का कि किस तरह से पूर्ति की जाए, इस विषय का अध्ययन करता है, वो अध्ययन करने को अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र में क्या होता है, जो अर्थव्यवस्था की विभिन्न क्रियाएं होती हैं, क्रियाविधियां होती हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है और इनके उपयोग से जो संभावित परिणाम होंगे उन परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है अर्थशास्त्र के अंदर। अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की क्रियाविधियों का अध्ययन किया जाता है। इसे इस तरह से आप समझ सकते हैं। अर्थशास्त्र का जो जनक माना जाता है वो एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ इसके जनक माने जाते हैं। अर्थशास्त्र जो शब्द है, ये इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो इंग्लिश के इकोनॉमी जो शब्द है, इंग्लिश के इकोनॉमी का रूपांतरण है, जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। और ये इकोनॉमिक्स है, ग्रीक भाषा का जो शब्द है ओकोनोमिया, इस शब्द से उत्पन्न हुआ है। ओकोनोमिया शब्द ओकोस और नोमस से मिलकर बना है। ओकोस का अर्थ होता है आवास और नोमोस का अर्थ होता है कानून। तो इन शब्दों से मिलकर इकोनॉमिक्स बना है इंग्लिश का। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा की। अभी हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा की। देखिए, अर्थशास्त्र ऐसे विषय का अध्ययन है जिसमें मनुष्य अपने सीमित स्रोतों से चुनाव द्वारा, मतलब जो उसके पास उपलब्ध संसाधन है, जो स्रोत हैं, उनके द्वारा किसी चीजों को चुनता है और चुनाव द्वारा धन का विभाजन अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति की संतुष्टि के लिए करता है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अर्थव्यवस्था में क्या होता है, साधन सीमित है। अर्थशास्त्र में साधन सीमित है और उन सीमित साधनों से मनुष्य अपनी असीमित जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति, जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति कर, और इनकी पूर्ति करने के लिए जिस क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। अब देखिए, इससे क्या होता है कि ग्राहक को अधिकतम संतोष, उत्पादक को अधिकतम लाभ और समाज को अधिकतम सामाजिक कल्याण इस व्यवस्था से होता है। अब दैनिक जीवन में व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं, करते हैं। हम सब कुछ ना कुछ पूरे जीवन काल में करते रहते हैं। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के नजरिए से करने की। एक होती हैं अनार्थिक क्रियाएं, मतलब ऐसी क्रियाएं जिनसे धन को प्राप्त करने का कोई भी उद्देश्य नहीं होता, जैसे सामाजिक क्रिया, शादी ब्याह हो गया, धार्मिक क्रियाएं, यज्ञ हो गया, हवन पूजन हो गया, राजनीतिक क्रियाएं, किसी पार्टी बनाना हो गया, पार्टी में शामिल होना हो गया, वोटिंग का काम हुआ। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें कि किसी भी प्रकार के धन की जो आवश्यकता है या धन आर्थिक क्रियाएं नहीं की जा रही, जिससे कि धन प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसी कोई क्रिया नहीं की जा रही है। ये हुई अनार्थिक क्रियाएं। और आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, जब लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यों को करते हैं, तो ऐसी जो क्रियाएं होती है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, जैसे चिकित्सक, शिक्षक, व्यापारी। यहां पुजारी भी इसी श्रेणी में आएंगे, क्योंकि पुजारी जो मंदिर में पूजा कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, क्योंकि उसे उसका पारिश्रमिक दिया जाता है। तो आप समझिएगा, मतलब एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य गृहस्थी वाला व्यक्ति अगर मंदिर जाके काम कर रहा है तो फिर वो उसके लिए अनार्थिक क्रिया हुई। लेकिन एक पुजारी जो वहां काम कर रहा है या एक वर्कर जो वहां काम कर रहा है, उसके लिए वो आर्थिक क्रिया है। मतलब जिस चीज से पैसा आ रहा है, पैसा कमाया जा रहा है, वो क्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती है। अब अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं।
दो मेजर शाखाएं जो होती हैं परंपरागत रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले बात करते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र की। क्या होता है ये, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? देखिए, इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत इकाइयों पर विचार नहीं किया जाता, इसमें विचार किया जाता है सामूहिक इकाइयों पर। और इसमें जो आय का मापन किया जाता है वो व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से चीजों को देखा जाता है, और सामान्य कीमत भी राष्ट्रीय आय से संबंधित होता है। इसमें क्षेत्रीय जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को आत्मनिर्भरता मतलब जो खुद पे निर्भर होती हैं, और अन्योन्य आश्रितता यानी एक दूसरे के ऊपर वो किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं, इन चीजों को समझने का प्रयास किया जाता है। मतलब देश की जो अर्थव्यवस्था होती है या किसी प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था होती है या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की हम बात करें, या विभिन्न आर्थिक जो ट्रीटीज हुई हैं, संधियां हुई हैं, जो विभिन्न 2 देश आपस में बैठ के जो आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं, तो उन सब की जो बात होती है, उन सब की जो क्रियाकलाप होते हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आते हैं। अब आती है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इसमें क्या होता है, ये उसके जस्ट विपरीत होती है। इसमें इकाई के रूप में व्यवहार और उसके साधनों का आवंटन है, और इसे संक्षेप में अगर समझें तो ये अर्थव्यवस्था जो होती है छोटे स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है। इसमें समस्याओं को व्यक्तिगत स्तर पर, छोटे स्तर पर चीजों को समझने का और करने का प्रयत्न किया जाता है, वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब हम समझेंगे अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्वरूप। देखिए, जब आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण सरकार जैसी किसी केंद्रीय सत्ता द्वारा सुनियोजित ढंग से किया जाता है, तब उसे केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रालशिया प्लान्ड इकोनॉमी। देखिए, क्या होता है, यदि सरकार जो है एक ऐसी व्यवस्था या ऐसा कोई तंत्र है जो सरकार के रूप में काम कर रहा है, और वो तंत्र यदि जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, जो व्यक्तियों के आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उनको नियंत्रित कर रहा है, उनको एक व्यवस्थित तरीके से करने के लिए चीजों को बना रहा है, तो वो जो व्यवस्था हो जाती है वो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसके विपरीत अगर आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा हो रहा है तो उसे बाजार अर्थव्यवस्था या मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। लेकिन आज के समय में जो देखिए, दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर यह होता है कि आर्थिक क्रियाकलापों से आशय 2 चीजों से होता है, मांग और आपूर्ति। यहां ये चीजें बाजार अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें बाजार ये तय करता है कि किस वस्तु की कितनी मांग है और कितना उसका उत्पादन होना चाहिए। जैसे हम बात करें, आज की तारीख में कोई एक नया मोबाइल बनता है और उस नए सैमसंग ने अपना कोई एक नया मोबाइल बनाया, तो उसकी कीमत सरकार कीमत तय करेगी संबंधित कंपनी आधार पर, इस आधार पर कि उस सेट की मार्केट में मांग कितनी है और आपूर्ति वो कितनी कर पा रहे हैं। फिर विभिन्न जो कंपनियां हैं जो उसी तरह के और मोबाइल सेट बना रही हैं, वो उस फीचर के मोबाइल सेट किस कीमत में बेच रही हैं। तो इन सब चीजों से जो बाजार की शक्तियां होती हैं, मतलब लोगों की क्रय करने की शक्ति, उस चीज की डिमांड, इन सब चीजों से जब कंपनियां या निजी लोग जब चीजों को तय करते हैं, उनकी कीमत तय करते हैं, उनका नियंत्रण करते हैं, तो वो जो व्यवस्था होती है बाजार अर्थव्यवस्था कहलाती है। जबकि दूसरी तरफ यदि ये सारी की सारी चीजें सरकार तय करे कि नहीं साहब, ये मोबाइल भले इसकी कितनी मांग हो, कितनी डिमांड हो, या कितनी कम डिमांड हो, या कितना ही महंगा हो, कितना सस्ता हो, इसको इतने रुपए में ही बेचना है, या फला चीज इतने रुपए में ही बिकनी चाहिए, तब जो अर्थव्यवस्था होती है वो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाती है। लेकिन आज विश्व के अंदर ना तो पूरी तरह से कोई अर्थव्यवस्था ऐसी है जो कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, ना कोई ऐसी है जो पूरी तरह से बाजार अर्थव्यवस्था है। आज के समय में जो अधिकतर अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मिश्रित प्रकार की होती हैं, जहां पर सभी जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो सरकार द्वारा लिए जाते हैं, और जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो बाजार द्वारा तय किए जाते हैं। भारत में भी यही व्यवस्था है।
और जो बाजार अर्थव्यवस्था होती है इसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटल इकोनॉमी भी कहा जाता है, और जो कार्य करती है अधिकतम मूल्य तथा लाभ के सिद्धांत पर। लेकिन जब साधनों का आवंटन मतलब साधन किस तरह से उपलब्ध होंगे, और विनियोग की प्राथमिकताओं तथा उत्पादन के जो ढांचे का निर्धारण मूल्य और लाभ की प्रेरणा से न होकर समाज की प्राथमिकताओं के आधार पर राज्य द्वारा हो, तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए समझिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चीजों के मूल्य, चीजों की लोगों की डिमांड पर तय की जाती है कि साहब इस चीज की इतनी ज्यादा डिमांड है तो इसका अब प्रोडक्शन हमें बढ़ाना चाहिए या इसकी कीमत बढ़ानी चाहिए। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन होते हैं उन साधनों पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, और सरकार ही तय करती है कि कोई भी चीज किस मात्रा में, किस अनुपात में, कहां कहां इसका वितरण किया जाएगा, किस अनुपात में इसको उत्पादित किया जाएगा, किस कारखाने में उत्पादित किया जाएगा और कहां इसको पहुंचाया जाएगा। तो ये जब सारी प्राथमिकता तय करने का काम जब सरकार करती है तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। जिसे हम बात करें रशिया की, पहले चाइना की, तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। लेकिन जब यही काम कि कौन सी चीज का कितना उत्पादन होगा ये इस दृष्टि से किया जाए कि हमें अधिक से अधिक लाभ कमाना है, हमें अधिक से अधिक पैसा कमाना है, तो फिर वो जो व्यवस्था हो जाती है वो कहलाती है बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारत में जो है इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं की बीच की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है और इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब कुछ निर्णय सरकार तय करती है, जैसे हम देखते हैं पीडीएस की दुकानें हैं, उचित मूल्य की दुकानें, शासकीय उचित मूल्य की दुकानें हैं। यहाँ क्या करती है, सरकार तय करती है चीजों की, या ये इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए वहां। और कुछ जो नीतिगत निर्णय होते हैं वो सरकार भी करती है, बजट बनाती है, आर्थिक समीक्षा की घोषणा करती है। तो ये जो नीतिगत निर्णय होते हैं, इस पे इतना बेट लगेगा, इस पे ये होगा, इस पे वो होगा, तो ये सारी की सारी चीजें सरकार तय करती है। कुछ चीजें सरकार के पास है, जैसे रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र हैं वो सार्वजनिक लोगों के लिए नहीं छोड़े गए हैं, या जैसे एलपीजी की बात करें तो ये सरकार ने अपने पास या स्पेशल उसको ऑथराइज करके रखा है। जबकि कुछ चीजें पूरी तरह से मार्केट पे छोड़ दी गई, जैसे मोबाइल हैं, फोन से, कपड़े हैं, ये सारी की सारी चीजें मार्केट पे छोड़ दी गई। मार्केट में ही इनका मूल्य तय होता है। तो इस तरह की जो अर्थव्यवस्था होती है और यह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यहां पर क्या होता है, आर्थिक जो विकास होता है उसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की भूमिकाओं को स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो पारंपरिक कृषि, आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र को सम्मिलित रूप से लेकर चलती है, और इसे दोहरी अर्थव्यवस्था या डुअल इकोनॉमी कहते हैं। तो हमने समझे अर्थव्यवस्था के स्वरूप, एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और दूसरी हमने समझी बाजार अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था जो होती है उसे ही समाजवादी अर्थव्यवस्था के लगभग देखा जाता है, और जो बाजार अर्थव्यवस्था होती है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। उसके अलावा हम फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझा कि जो दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है, जिसमें दोनों के गुण होते हैं, दोनों की विशेषताएं होती हैं, और फिर एक समझी हमने दोहरी आर्थिक व्यवस्था। अब हम जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, क्रियाविधि होती है, उनकी जो टर्मिनोलॉजीज होती है उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्पादन की। उत्पादन क्या होता है? देखिए, उत्पादन एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु की उपयोगिता या वस्तु के महत्व में वृद्धि की जाती है। उत्पादन में जो होता है वो श्रम, पूंजी, तकनीक महत्व में वृद्धि की जाती है, और उत्पादन में श्रम, पूंजी, तकनीक का व्यापक महत्व होता है। अतः इस ये जो विषय है अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। उत्पादन में चीजों को क्या होता है कि आज कोई चीज है हमारे पास, उसको तकनीकी दृष्टि से और अच्छा बनाया। जैसे लकड़ी आज की तारीख में पड़ी हुई है, लेकिन यदि उसे तकनीकी दृष्टि से कोई सक्षम व्यक्ति उसकी कुर्सी बना देता है, उसकी मेज बना देता है, उसकी टेबल बना देता है, तो फिर उसकी जो डिमांड होती है वो भी बढ़ जाती है, साथ में उस वस्तु का महत्व बढ़ जाता है, जो कल तक कुछ भी नहीं थी आज एक वो कीमती चीज हो जाती है। तो उत्पादन यही होता है जिसमें चीजें जो होती है उनका स्वरूप परिवर्तन करके और उनकी उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। ये वृद्धि श्रम द्वारा, पूंजी द्वारा और तकनीकी द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं उपभोग की। उपभोग मतलब कंजप्शन और उत्पादन मतलब प्रोडक्शन। अब बात करते हैं उपभोग की। तो ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिसमें उत्पादन के माध्यम से उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है,
यहाँ उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है और उपभोग आवश्यकता पूर्ण यानी जिस चीज की जरूरत है उसे या विलासिता पूर्ण किसी भी या दोनों उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है। मतलब बहुत सारी चीजें होती है जिनका उपयोग विलासिता पूर्ण तरीके से किया जा सकता है। हम बात करें डियो लगाने की, डियो लगाना जरूरी नहीं है, ये विलासिता का साधन है, जबकि खाना खाना जरूरी है, ये उपयोगिता का या फिर जिसे हम बात करें ये आवश्यकता की चीज है। तो दोनों में अंतर है। तो ये जो उपभोग होता है वो इन चीजों को बढ़ाता है। अब निवेश यानी इन्वेस्टमेंट वह आर्थिक क्रिया है जिसमें उत्पादन का विस्तार हो सके यानी अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो सके और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके, इसके लिए इन्वेस्ट किया जाता है या पूंजी को लगाया जाता है। और इससे गरीबी और बेरोजगारी की जो समस्या होती है वो कम होती है, क्योंकि जब निवेश होता है किसी भी चीज में तो निश्चित तौर पर मार्केट में नए रोजगार के साधन खुलते हैं और जब नया रोजगार आता है तो लोगों की गरीबी भी दूर होती है और बेरोजगारी भी दूर होती है। अब बात आती है इसमें विनिमय की। विनिमय से आशय होता है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं का लेन देन होता है, जो हम क्रय विक्रय करते हैं उसे, और ये लेन देन जो होता है ये इसमें मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं विनिमय। वितरण प्रणाली, जब इस प्रणाली का संबंध उत्पादन के सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन से होता है, मतलब अब चीजें प्रोडक्शन तो हो गई लेकिन उन्हें लोगों तक किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, किन किन लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ये जो प्रणाली होती है ये प्रणाली कहलाती है वितरण प्रणाली। यानी सरकार इसकी राशनिंग करेगी क्या, जैसे केरोसिन की राशनिंग करती है। आज वर्तमान में सरकार केरोसिन आपको मार्केट में ओपनली नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको केरोसिन की जो गवर्नमेंट की दुकानें हैं वहीं से ये आपको उपलब्ध हो पाएगा। तो ये अगर सरकार कर रही है, राशनिंग कर रही है, या फिर कोई चीजें ओपनली मिलती है, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल ओपनली मिल जाएगा आपको, इजीली मिल जाएगा, इसके लिए सरकार राशनिंग नहीं करती। तो ये प्रणाली होती है कि चीजों को किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के और विभिन्न प्रकारों की। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम जो बात करते हैं अर्थव्यवस्था में वो है उदारवादी अर्थव्यवस्था। इसी अर्थव्यवस्था को हमने पहले भी समझने की कोशिश की, इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण न्यूनतम हो और निजी क्षेत्र अधिक प्रभावी और स्वतंत्र होता है, उसे उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में व्यक्त की गई थी। इसमें जो बाजार की शक्तियां होती हैं वो अधिक प्रभावकारी होती है, जिसमें मैंने आपको पहले भी समझाया कि बाजार ही तय करता है कि किस चीज की क्या कीमत होनी चाहिए और कितना उसका उत्पादन होना चाहिए। जैसे बाजार में यदि घड़ियों की डिमांड बढ़ जाती है तो सभी लोग जो उस चीज में प्रोडक्शन कर रहे हैं वो उसी अनुपात में प्रोडक्शन भी बढ़ा देंगे, और यदि डिमांड कम हो जाती है तो प्रोडक्शन उस चीज का कम कर देंगे। तो ये जो नियंत्रण हो रहा है ये डिमांड या मांग से हो रहा है, और इसका पूरी तरह से नियंत्रण बाजार कर रहा है। सरकार इसमें कोई बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती। इस तरह की जो अर्थव्यवस्था थे वो यूएसए यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य जो यूरोपीय देश है वहां पाई जाती है। और एडम स्मिथ के अनुसार अगर हम इसको समझें तो बाजार अर्थव्यवस्था के संगठन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है और इससे आम लोगों के हित में वृद्धि होती है। और यही जो कारण रहा कि जो अर्थविद थे, ये इकोनॉमिस्ट थे, उन्हों के द्वारा स्मिथ के इस विचार को आने वाले समय के लिए कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स का प्रथम मूलभूत प्रमेय कहा गया। मतलब मूलभूत खंबा कहा गया, आधार कहा गया कि ये जो बात है यही जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स की फंडामेंटल थ्योरी है। दूसरी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है जो राज्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करती है, और यह उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की संकल्पना को लेकर चलती है। मतलब जो उत्पादन के साधन हैं जिनसे कि प्रोडक्शन हो रहा है उन पर सभी लोगों का स्वामित्व होना चाहिए, मतलब वो सरकारी नियंत्रण में होने चाहिए, उन पर सभी लोगों का किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व नहीं होना चाहिए।
और जो बाजार की शक्तियां होती है उन बाजार की शक्तियों को ये निर्धारित करता है। जैसे पहले भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, आप जब बात करेंगे वर्तमान में रशिया तो खैर ऐसा नहीं करता, लेकिन पहले जो सोवियत संघ था वो इसी तरह से चलता था। वहां जितने भी कारखाने थे उन पर पूरे राज्य का अधिकार था, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष का। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था कहलाती है वो सामाजिक अर्थव्यवस्था कहलाती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब बात आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी और उदारवादी यानी पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं निहित हो, वो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, जिसे भारत की अर्थव्यवस्था। अब इसके अलावा भी और प्रकार की अर्थव्यवस्था भी होती है, जैसे खुली अर्थव्यवस्था। तो वे अर्थव्यवस्थाएं जिसमें उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों की प्रभाविता हो, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रभावी रूप से वहां काम करती हो, और आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध रहते हैं, मतलब चीजें उस देश के अंदर बहुत इजीली आयात भी की जा सकती है और उस देश से बहुत इजीली निर्यात भी की जा सकती है। तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था कहलाती है उन्हें खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे हांगकांग और सिंगापुर, इन्हें ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां आयात निर्यात पर बहुत न्यूनतम प्रतिबंध हो, वो व्यवस्थाएं कहलाती हैं खुली अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था की। तो वे अर्थव्यवस्थाएं जो बाहर की जो अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रखती, अर्थात जहां आयात और निर्यात की गतिविधियां पूर्णतः शून्य होती हैं और जहां निजी क्षेत्र की भूमिका बिल्कुल नगण्य होती है, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। जैसे कि उत्तर कोरिया में आपको पता होता है कि वो सारी की सारी चीजें वही प्रोड्यूस करते हैं और कहीं से किसी प्रकार का कोई आयात निर्यात नहीं करते हैं। तो ये जो अर्थव्यवस्था होती है वो उत्तर कोरिया में ही केवल आज के समय में पाई जाती है। अब जो देश होते हैं उन देशों को भी 4 प्रकार की श्रेणियों में आर्थिक स्थिति के आधार पर विभाजित किया गया है। पहले वे देश हैं जो विकसित देश हैं। तो वे देश जहां उच्च स्तर का औद्योगिकीकरण हो चुका है और इसके अतिरिक्त इन देशों में अर्थव्यवस्था के तृतीय और चतुर्थ घटकों की प्रधानता है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। पहला होता है, अभी तो मैंने खैर नहीं बताया, मैं बोला मैंने आपको बताया, अभी नहीं बताया है। जो पहला सेक्टर होता है उसमें कृषि आती है, यानी उत्पादन जो चीजें करती हैं, कृषि और कृषि से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो पहले क्षेत्रक में आती है। दूसरे क्षेत्रक में आता है औद्योगिकीकरण, जैसे जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, और तीसरे क्षेत्रक में आता है सर्विसेज, यानी जो सेवाएं देते हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेजेस हैं और डॉक्टर है। तो ये जो सेवाएं होती हैं, सेवा क्षेत्रक, बैंकिंग है, ये सेवा क्षेत्रक आता है। तो 3 अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो जहां तीसरे घटक की प्रधानता होती है अर्थव्यवस्था में और जहां पर औद्योगिकीकरण तो पहले ही हो चुका है, तो वो देश जो कहलाते हैं विकसित देश कहलाते हैं। जिससे हम बात करें यूएसए की, फ्रांस की, ब्रिटेन की, ये जो है ये विकसित देश है। दूसरे होते हैं विकासशील देश। तो विश्व बैंक ने इसकी एक परिभाषा दी है के अनुसार वे देश जिनमें पश्चिमी मानक के आधार पर लोकतांत्रिक सरकार हो, मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था हो, औद्योगिकीकरण, सामाजिक उन्नति और मानव अधिकारों की प्राप्ति नहीं हुई हो, ऐसी जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। दूसरा होता है नवीन औद्योगिकीकृत देश। इस वर्ग के अंतर्गत विकसित और विकासशील दोनों के मध्य संक्रमण को दर्शाया गया होता है। ना तो ये देश पूरी तरह से विकसित होते हैं, ना ये विकासशील होते हैं, ये दोनों के बीच में होते हैं। ये देश विकासशील देशों से तो विकसित हैं, लेकिन अभी भी विकसित देशों के मानकों को पूरा नहीं कर पाए हैं, वे देश इसके अंतर्गत आते हैं। और अंतिम जो अर्थव्यवस्था होती है वो होती है अल्प विकसित देश। ऐसे देश जो विकास सूचकांक को प्रदर्शित करते हैं वे इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। भारत भी एक तरह से अल्प विकसित देश ही है, जहां पर अधिकतम जनसंख्या कृषि वगैरह पे निर्भर करती है। जो पहला क्षेत्र जो होता है वहां पर ज्यादा जो अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, उसमें उस देश को अल्प विकसित देश कहा जाता है।
इसके अलावा जो दूसरा पक्ष है वो केवल दो, जो विश्व की अर्थव्यवस्था को दो भागों में ही वर्गित करता है, पहला अल्प विकसित और दूसरा विकसित। तो अगर इस कॉन्ट्रास्ट में हम देखें तो वे देश जिनकी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में 1/4 यानी 25% से कम हो, उसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा गया है। ये जो है यानी ऐसा देश जिसमें प्रति व्यक्ति आय एक अमेरिकी व्यक्ति की आय की तुलना में, मतलब एक जो अमेरिकी व्यक्ति होता है उसकी आय की तुलना में यदि 25% या उससे कम हो तो उसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा अल्प विकसित देशों को विकासशील देशों के रूप में संबोधित किया गया, मतलब अल्प विकसित या विकासशील देश एक ही होते हैं। दूसरे जो विकसित देश होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनके जो अमेरिकी डॉलर जो है या फिर अमेरिकी व्यक्ति है उनकी जो आय होती है प्रति व्यक्ति आय उसको जो प्राप्त कर लिया वो विकसित देश है। विकासशील देश ऐसे देश होते हैं जो वर्तमान से पिछड़े हुए हैं लेकिन इनमें विकास की प्रक्रिया का आरंभ हो चुका है। तो इस तरह से आपने समझने की कोशिश की। आशा है आपको ये ना केवल अच्छा लगेगा बल्कि आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध होगा। और इसी कॉन्ट्रास्ट में हम अब आपको इस चीज को कैसे याद किया जाए, कैसे इजी वे में डाइजेस्ट किया जाए, उस पे भी अभी आपको एक ऑडियो मिल जाएगा। पहले इसको सुन लें और उसके बाद उस ऑडियो को सुन लें, इसमें आपको समझ में आ जाएगा और उस ऑडियो से आपको याद हो जाएगा सारा जो ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई है चीजों को याद करने की, विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन। तो मैं अब आपको इसे एक पूरी कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिससे कि आपको बहुत इजी वे में ये सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी और इससे इस जो मैंने आपको ऑडियो दिया इससे इस विषय के ऊपर आपकी समझ विकसित हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।